हम लोग परमाणविक कक्षकों की सापेक्षिक ऊर्जाओं की बात कर रहे थे या फिर कक्षकों की ऊर्जाओं के बारे में जान रहे थे। हम लोगों ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो कक्षकों की ऊर्जाएं होती हैं या फिर ऊर्जा स्तर आरेख पर बात की थी। आज हम बात करेंगे जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु होते हैं उनके लिए जो ऊर्जा स्तर आरेख होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमने कक्षक लिखे हैं और ये कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम है यहाँ तक, और इससे आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा कक्षक है, 1s कक्षक है सबसे नीचे। ठीक है, उससे ऊपर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s और 4d एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है या फिर जो भी एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं उनके जो ऊर्जा होती हैं वह डिपेंड किस पर करती है, मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर स्मॉल n की वैल्यू पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है। यहाँ पर जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु होते हैं उनके जो कक्षकों की ऊर्जाएं होती हैं वे डिपेंड करती हैं L के मान पर। L का मान का क्या मतलब है, यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर, यानी कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसके मान पर निर्भर करते हैं कौन से बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के कक्षकों की ऊर्जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब है बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए L के समान मान वाले कक्षकों के लिए समान ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन n के समान मान के लिए नहीं। ठीक है, जैसे कि हम ये वाला उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर जो n का मान है वह कितना है, n का मान है 2। ठीक है, लेकिन s के लिए, s उपकोष के लिए जो L होता है उसका क्या मान होता है, उसका मान होता है 0, और p उपकोष के लिए L का मान क्या होता है, L का मान होता है 1। तो इसका मतलब है इन दोनों की ऊर्जाएं क्या है, अलग अलग हैं, जबकि इनके जो मुख्य क्वांटम नंबर का मान है वह क्या है, सेम है। तो जो 2s की ऊर्जा है वह 2p की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हमने इसके ऊपर इसको इसीलिए दर्शाया है क्योंकि ये बता रहा है कि जो 2p ऊर्जा का स्तर है वह 2s कक्षक की ऊर्जा से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जबकि इनके लिए जो n का मान है या फिर मुख्य क्वांटम संख्या का मान है वह समान है, लेकिन इनके लिए जो L का मान है वह क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए जो इनकी एनर्जीज हैं वे भी क्या हैं, अलग अलग हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, जैसे कि 2p के जो अभिविन्यास होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, 3 अभिविन्यास या 3 ओरिएंटेशन होते हैं, इसीलिए इनको 3 ब्लॉक्स से या फिर ये 3 साइंस से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 2px वाला ओरिएंटेशन है, 2py वाला ओरिएंटेशन है और 2pz वाला ओरिएंटेशन है, या फिर जो ये तीनों ही कक्षक हैं इनके लिए जो L का मान है वह क्या है, वह तो समान है। इन तीनों के लिए ही जो L का मान है वह है 1, इसलिए इन तीनों की ऊर्जाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो आप समझे कि समान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर ये डिपेंड नहीं कर रही है, ये डिपेंड कर रही है L के मान पर। जिन भी कक्षकों के लिए L का मान समान होगा उनकी ऊर्जाएं समान होंगी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए। तो इससे हमें एक बात और ये भी समझ में आती है कि n के अगर मान समान हो, यानी कि n के समान मान के लिए L का मान जितना अधिक होगा कक्षक की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर n के मान क्या है, समान है, लेकिन L का मान जिस वाले कक्षक के लिए ज्यादा है उसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। तो इससे हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 3s, 3p और 3d की, इन तीनों के लिए ही जो n का मान है वह क्या है, समान है, यानी कि n की वैल्यू तो 3 है तीनों के लिए ही, लेकिन इनमें जो L के मान है वे क्या है, अलग अलग हैं। जो ये 3s वाला कक्षक है इसके लिए L का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3p वाले कक्षक के लिए L का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3d वाले कक्षक के लिए L का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये है
कि जैसे S और P कक्षक के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होगा या फिर एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, वह होगा थोड़ा कम। किसकी तुलना में? P और D कक्षक के बीच में जो ऊर्जा अंतर होगा उसकी तुलना में, ठीक है। और सबसे अधिक जो ऊर्जा का अंतर होता है वह होता है D और F कक्षकों के बीच। जब आप इस ऊर्जा स्तर वाले क्रम को और ऊपर बढ़ाओगे तो 4D के बाद क्या आ जाएगा? 5S आ जाएगा, फिर 5P आ जाएगा, फिर 6S आएगा, फिर 4F आएगा, ठीक है। तो जो D और F है, इन दोनों कक्षकों के बीच की जो ऊर्जाओं का अंतर होता है वह सबसे ज्यादा होता है और इनकी ऊर्जाओं का अंतर सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने याद रख लेना है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कुछ कक्षक या फिर कुछ ऑर्बिटल्स जो कि निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं, ये उच्च स्थिति पर विद्यमान होते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर है 4S और ये है 3D, ठीक है। तो 3D कक्षक की जो स्थिति है वो 4S कक्षक से क्या है? ऊपर है। जबकि ऊर्जा स्तर की अगर बेसिस पे माना जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्थिति इससे ज्यादा है, ठीक है। तो इसके उदाहरण के लिए हम लोग कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि 4S कक्षक ये 3D से निम्न स्थिति पर मौजूद है। ऐसे ही 6S कक्षक होता है 5D से नीचे उपस्थित, ठीक है। वैसे ही 4F जो कक्षक होता है वह होता है 6P से नीचे उपस्थित। एंड बहुत सारे ऐसे ही जो ऊर्जा स्तर का क्रम है वह बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए बीच बीच में कुछ गड़बड़ाया सा महसूस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस आरेख या फिर इस जो डायग्राम है इस पर आधारित बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम नोट करेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 1S कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा है 2S, फिर 2P, फिर है 3S, 3P, 4S, 3D, ठीक है। तो ये वाला क्रम तो मैंने आपको बताया ही है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ाया सा प्रतीत होता है, ठीक है। 4S, 3D और इसके बाद आता है 4P, ठीक है। फिर ऐसे ही 5S, 4D, 5P, 6S एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। तो इस क्रम को भी हम लोगों ने ऐसे ही नोट कर लिया, जैसे कि हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख की मदद से विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम क्या किया था? निर्धारित किया था। तो अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कुछ कक्षक जो कि कम एनर्जी लेवल के हैं उनकी स्थिति उच्च कैसे है और जो ज्यादा एनर्जी लेवल वाली स्टेट्स हैं उनकी स्थिति नीचे कैसे है, जैसे कि ये 4S कक्षक और 3D कक्षक के लिए हम देख रहे हैं। या फिर हम लोग जो 6S कक्षक और 5D कक्षक के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। या फिर 4F कक्षक और 6P कक्षक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये इस प्रकार की कैसे इनकी स्थिति है या पोजीशन है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इसकी व्याख्या करता है बोरबरी का नियम या फिर बोर्स-बरीज रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बात की जाती है ये हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये नियम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है और समझना है, ठीक है। तो इस नियम के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न जो उपकोष हैं उनकी ऊर्जाओं का सापेक्षिक या फिर जो रिलेटिव जो उनका क्रम है उसको, ठीक है। तो कैसे, ये हम लोग देखते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो अपेक्षाकृत निम्न यानी कि N+L मान वाले कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। तो पहले तो इसको नोट करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो देखिए ये तो रहा वह स्टेटमेंट कि अपेक्षाकृत निम्न यानी कि N+L जो मान होता है ऐसे कक्षकों की ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होती है, जिनका N+L का मान क्या हो? कम हो उनकी, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें उदाहरण के लिए 4S कक्षक और 3D कक्षक का ही उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि किसके लिए N+L का मान क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और किसके लिए कम आ रहा है। तो 4S कक्षक के लिए देखेंगे और 3D कक्षक के लिए भी N+L का मान चेक करेंगे। सबसे पहले 4S कक्षक के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर N+L का मान कितना हो जाएगा, इसको खुद से भी कैलकुलेट कीजिए।
देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, प्लस s उपकोष के लिए जो l का मान यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या है उसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, वैसे ही 3D कक्षक के लिए भी n प्लस l का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस d कक्षक है उसके लिए जो एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है यानी कि l, उसका मान कितना होता है, ये होता है 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला मान बड़ा है 5। तो इसीलिए जो 4s कक्षक है उसकी जो एनर्जी स्टेट है वह क्या है, उसकी पोजीशन नीचे है, किससे, 3D कक्षक से, यानी कि जो 3D का मान है वह क्या है, 4s से ज्यादा है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने इस क्रम में देख भी लिया था। ठीक है, और ऐसे ही इनके लिए भी सेम ही आप n प्लस l का मान ज्ञात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका n प्लस l का मान ज्यादा आ रहा है, और वही क्या होगा, जैसे कि 5D, तो 5D का मान अधिक आएगा, 6s का मान कम आएगा n प्लस l के मान में। ठीक है, और इससे ये एक्सप्लेनेशन भी हमको मिल गई कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये जो कुछ कक्षकों की ऊर्जा स्तर हैं उनका ऊर्जा स्तर का क्रम क्यों थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट भी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि दो कक्षक हैं जिनके लिए n प्लस l का मान क्या हो, अगर समान आ जाए, ठीक है, एक जैसा मान आ जाए, तो जो कम n मान वाला कक्षक होगा यानी कि जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा, उसी कक्षक की ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन कौन से केस में, जब n प्लस l का मान क्या हो, समान हो तब। तो इसके लिए भी हम एक उदाहरण देखते हैं। देखिए हम लोग दो कक्षकों का उदाहरण लेते हैं। एक है 4f कक्षक के लिए, इसके लिए हम लोग पहले n प्लस l का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे 5D कक्षक के लिए n प्लस l का मान। तो ज्ञात कीजिए आप लोग। देखिए 4f कक्षक के लिए n प्लस l का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर n का मान कितना है, 4 है, प्लस f उपकोष के लिए जो l का मान होता है यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है वह कितना होता है, वह होता है 3, तो इसका मान आ गया 7। ठीक है, वैसे ही 5D कक्षक के लिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर n प्लस l की वैल्यू कितनी आएगी, 5, यानी कि n का मान कितना है, 5 है, प्लस d उपकोष यानी कि जो l का मान है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7। तो दोनों ही कक्षकों के लिए जो n प्लस l का मान है वह क्या है, 7 है। ठीक है, तो अब हमें कंफ्यूजन होगा कि किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जिसके लिए n का मान कम हो ऐसे कक्षक की ऊर्जा भी कम होगी। तो n का मान किसके लिए कम है, 4f के लिए कम है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4f की ऊर्जा कम होगी 5D कक्षक से। ठीक है, तो इसीलिए कुछ क्रम यहाँ पर इस प्रकार के हमको नजर आते हैं। इस वाले नियम के अनुसार हम लोग ये जान चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख भी देख लिया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट किसे कहा जाता है। तब तक आप इतना अच्छे से समझ लीजिए। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव या फिर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लिया कोई एक परमाणु है, कोई भी परमाणु मान लीजिए। ठीक है, और ये हैं विभिन्न कोश यानी कि हम लोग ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया परमाणु का नाभिक यानी कि जहां पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए जो नाभिक के पास में एक कोश है यानी कि जो K कोश जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैसे ही जो बाहरी कोश है इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नाभिक के साथ में इनका जो पूरा आकर्षण बल है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये आंतरिक कोश में या फिर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो संयोजी कोश होता है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। ठीक है, और इसी को बोला जाता है परिरक्षण
प्रभाव, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बाहरी कोश है यानी कि जो संयोजी कोश होगा किसी भी परमाणु में, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे नाभिक के साथ में संपूर्ण आकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। किसकी वजह से? इन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो देखिए, आप लोग परिरक्षण प्रभाव को डिफाइन करते हुए बोल सकते हैं कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में आंतरिक कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से क्या करते हैं? परिरक्षित करते हैं, या फिर वे नाभिक एवं इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक पर्दे का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है? परिरक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको इससे जो आकर्षण बल है उसका पूर्ण अनुभव नहीं करने देंगे, तो इसका मतलब है कि ये कुछ कम आवेश यहाँ से क्या करेंगे? अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। और जो ये वास्तविक आवेश यहाँ से अनुभव कर पाते हैं, है ना, उसको बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले तो इरेज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। तो देखिए, जो परिरक्षण प्रभाव है उसका परिणाम क्या होगा या फिर रिजल्ट क्या आएगा? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है या फिर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो उनके द्वारा जो परमाणु का नाभिक है उससे कुछ कम आवेश क्या किया जाएगा? अनुभव किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव वास्तविक आवेश क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो इसको ऐसे ही नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये क्या कहला रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और इसको किससे शो किया जाता है? इसे शो किया जाता है Z इफेक्टिव के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया Z इफेक्टिव, ठीक है। और जो ये कैपिटल Z है ये किसे शो करता है? ये होता है परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि Z इफेक्टिव बराबर होता है कुल नाभिकीय आवेश यानी कि Z माइनस परिरक्षण नियतांक, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं उसके, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये परिरक्षण नियतांक यानी कि सिग्मा की वैल्यू है वह आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि जो आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह क्या होगी? अधिक होगी, तो इसका मान भी क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। और अगर इनर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? कम होगी, तो जो सिग्मा का मान है वह भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी परिरक्षण नियतांक का मान भी उतना अधिक होगा, और परिरक्षण नियतांक का मान जितना अधिक होगा जो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका मान क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो अब देखिए, इसी से हम लोग एक रिजल्ट और निकालते हैं कि जो Z इफेक्टिव है इसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अगर हम किसी समान उपकोश वाले कक्षकों की ऊर्जाओं की बात करें तो अगर इसका मान बढ़ेगा ना Z इफेक्टिव का, तो समान उपकोश वाले कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी, ठीक है। जिसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कुछ परमाणुओं के 2s कक्षकों की ऊर्जाओं की। तो देखिए, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके 2s कक्षक की ऊर्जा जो होगी वह लिथियम के 2s कक्षक की ऊर्जा से अधिक होगी, ठीक है। और जो लिथियम है उसके 2s कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी किससे? सोडियम के 2s कक्षक की ऊर्जा से। वैसे ही जो सोडियम है उसके 2s कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी किससे? पोटेशियम के 2s कक्षक की ऊर्जा से। तो इस प्रकार का ये क्रम चलता रहेगा। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि अगर समान उपकोश वाले कक्षकों की बात की जा रही है तो वहां पर जिस परमाणु के लिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है अगर वह क्या हो जाए? वह कम हो जाए, तो उस परमाणु की ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसके लिए कम है तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। फिर
इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा है तो इसकी ऊर्जा इससे तो कम है लेकिन इससे ज्यादा है, और इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो आज हम लोग ये परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट को समझ गए, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर से हम लोग जानेंगे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाता है। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। आज हम बात करेंगे परमाणुविक कक्षकों की सापेक्षिक ऊर्जाओं यानी कि रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, या फिर यूं कहें कि हम लोग जो कक्षकों की ऊर्जाएं होती हैं यानी कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, उनके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के रूप में हाइड्रोजन परमाणु हो या फिर हीलियम आयन हो, लिथियम आयन हो, इस प्रकार की एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु होते हैं उनके लिए जो कक्षकों की ऊर्जाएं होती हैं वह कुछ डिफरेंट टाइप से शो होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख की। इन आरेखों के माध्यम से ही, यानी कि जो ये डायग्राम्स हैं, इनके माध्यम से ही हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो ये ऊर्जाएं हैं विभिन्न कक्षकों की, ये निर्धारित होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कक्षक है ये है 1s कक्षक, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये हो जाएगा 2s कक्षक, और ये है 2p कक्षक। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हैं कि 1s कक्षक की बात कर रहे हैं, या फिर s वाला जो भी कक्षक हम दिखा रहे हैं उसमें हम एक ही ये सर्किल सा दिखा रखा है। ये साइन इसलिए है एक सर्किल का क्योंकि जो s कक्षक होता है उसके लिए हमें पता है कितने ओरिएंटेशंस या फिर अभिविन्यास होते हैं, एक ही तो होते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी हम s कक्षक की बात करेंगे वहां पर हम उन्हें एक ही साइन के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पर 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो p कक्षक होता है उसके अभिविन्यासों की संख्या कितनी होती है या ओरिएंटेशंस कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, px, py, pz। ऐसा देखा था हम लोगों ने जब शेप्स की बात की थी इन ऑर्बिटल्स के, है ना। वैसे ही जो d कक्षक होते हैं उनके लिए कितने होते हैं, उनके लिए 5 होते हैं। ऐसे ही जब हम f की बात करते हैं तो इनके लिए होते हैं 6, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम इसी बेस पर बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये है 1s कक्षक, ये है 2s कक्षक, ये है 2p कक्षक, ठीक है। उसके बाद कौन सा कक्षक आ जाएगा, ये हो जाएगा 3s, 3p, 3d, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f। तो जब हाइड्रोजन परमाणु की बात होती है या फिर कुछ अन्य एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी कि जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन इत्यादि के लिए भी सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो ये एनर्जी स्टेट्स आपको दिख रही हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स की, जैसे कि यहाँ पर s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तो इन दोनों की जो ऊर्जाएं हैं वह बराबर हैं, इसीलिए हमने इनको साथ साथ में बनाया है। अगर इसमें से किसी और की ऊर्जा अधिक होती तो हम उसे ऊपर बना देते, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊर्जा स्तर है ये तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो ऊर्जा स्तर है इसकी ऊर्जा इस वाले से क्या होगी, कम होगी। वैसे ही इस वाले स्तर की ऊर्जा इस वाले से कम होगी, ठीक है। लेकिन जो ये कक्षक हैं यानी कि 2s कक्षक और 2p कक्षक, इन दोनों की ऊर्जाएं क्या होंगी, समान होंगी। ऐसे ही 3s, 3p और 3d, इनकी जो ऊर्जाएं हैं वे भी क्या होंगी, समान होंगी। 4s, 4p, 4d, 4f, इनकी ऊर्जाएं भी क्या होंगी, समान ही होंगी। और ऐसे ही आगे को चलता रहेगा। किसके लिए, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए या फिर एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो इनका क्रम हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s कक्षक की, ठीक है। और फिर उसके बाद 2s और 2p की तो क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किसकी है, 3s, 3p, 3d, ठीक है, इनकी बराबर है। और किससे ज्यादा है, 2s और 2p कक्षक से ज्यादा है, ठीक है। वैसे ही उसके बाद इनसे ज्यादा किसकी है, इनसे ज्यादा है 4s, 4p, 4d, 4f। इन चारों की ही क्या है, एनर्जीज बराबर हैं, लेकिन इस वाले से क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रकार से कुछ ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आई कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए विभिन्न कक्षकों की जो ऊर्जाएं हैं वे केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर कर रही हैं। n का मान जिस भी कक्षक के लिए समान है उनकी ऊर्जाएं भी क्या है, समान है।
एल के मान पर ये डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एस उपकोष होता है उसके लिए एल का मान कितना होता है, 0 होता है, और पी उपकोष के लिए एल का मान 1 होता है। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1 और डी के लिए एल का मान 2, और ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन बस यहाँ पर डिपेंडेंसी किस पर है, केवल मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। जिन जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समान है उन कक्षकों की जो ऊर्जाएं हैं वह भी क्या है, समान है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को भी नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए जो कक्षकों की ऊर्जाएं हैं वे केवल मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि n पर निर्भर करती हैं, ना कि l पर। तो केवल और केवल ये किस पर डिपेंड है, n पर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। अब यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर बात आती है समभ्रंश ऑर्बिटल्स यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। वो क्या होते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर 2s कक्षक और 2p कक्षक, इन दोनों की ऊर्जाएं क्या हैं, समान है। ठीक है, वैसे ही 3s 3p 3d इनकी ऊर्जाएं क्या हैं, समान है। ठीक है, तो ये समान ऊर्जा वाले कक्षक जो हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक। ठीक है, तो अगर हमें इन्हें परिभाषित करना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जिन कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं समान ऊर्जा या फिर एनर्जी वाले कक्षक या फिर ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो इतना समझ गए आप लोग। ये तो था हाइड्रोजन परमाणु और एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम। अच्छा, तो एक बात और, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए जो ये 1s कक्षक होता है ये सबसे स्थायी कक्षक माना जाता है। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। क्यों, क्योंकि जो 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेगा जब, तो वह स्थायी स्थिति में होगा, क्योंकि नाभिक के साथ में उसका जो आकर्षण है वह सबसे ज्यादा प्रबल होगा इस स्टेट में। जबकि जब 2s या 2p कक्षकों में या फिर इससे भी उच्च कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इन अवस्थाओं को बोला जाता है उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर उसके बाद अपनी स्थायी अवस्था में वापस आ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, और ये जो 1s कक्षक है इसको कौन सी स्टेट बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है तलस्थ अवस्था या फिर ग्राउंड स्टेट। तो ये तो था हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए जो ऊर्जा स्तर आरेख होता है या फिर जो ऊर्जाएं होती हैं विभिन्न कक्षकों में उन्हें किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है इस बारे में। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।